पास है। जी सर। हो जी 2 मिनट बस वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्ना कार्टा से। एक दो आपके फेलोज आ जाए then। जी उस्मान, आप अपने अपने मोबाइल के ऊपर खोल लेना मैग्ना कार्टा टॉपिक को। स्क्रीन शेयर नहीं मैं कर सकता, आप उसको खोलें और खोल के उसके बाद अपने आगे रखिए। मैं यहाँ से रीड करता हूँ, देन आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप सुनते जाइएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है जी आज मैग्ना कार्टा। जो नया स्टूडेंट्स है वो भी सुन लें, और मैग्ना कार्टा को जो नोट्स सेंड किए थे उसको निकाल लीजिए। अच्छा, ये जरा गौर से इसको सुनिएगा। ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपने वर्ड्स ही पहली दफा सुने होंगे या आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो अपनी कॉपी पेंसिल जो है अपने हाथ में रखिए, ताकि आप साथ साथ कुछ जो मैं चीज़ें आपको एक्स्ट्रा इसके अलावा बता रहा हूँ या जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये है क्या, तो आपको जो है उसके बारे में याद रहे। क्योंकि जुबानी आप भूल जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपको भूल जाएगा। तो इसलिए कॉपी पेंसिल अपनी हर बच्चा अपने हाथ में रखे, तो साथ साथ उसको थोड़ा सा लिखता भी जाए और सुनता भी जाए। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट जो है वर्ड्स हैं, वॉर्ड्स के हवाले से बात की गई है, प्लेसेस के हवाले से, एग्रीमेंट्स के हवाले से, तो वो आपके लिए जुबानी याद रखना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी। जी देखिए, सबसे पहले मैग्ना कार्टा एक बच्चों एक चार्टर था, एक एग्रीमेंट था। एक एग्रीमेंट था जो कि
किंग जॉन जो उस वक्त इंग्लैंड के किंग थे उनके दरमियान और रेबल्स, बैरन रेबल्स थे, बागी थे, उनके दरमियान एक मुआहदा तय पाया, एक एग्रीमेंट हुआ जो कि जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बेसिकली मैग्ना कार्टा स्टूडेंट्स जो ये चार्टर था या ये एग्रीमेंट था, इसमें कुछ चंद एक बातें थी जो कि इसमें प्रॉमिनेंट थी। बेटा पेज नहीं है, ये आपको सेंड किया है, उसमें है, आपको एक दफा पता नहीं चल रहा पेज ये उसके ऊपर कोई मेंशन नहीं, नोट सेंड किए बेटा मैग्ना कार्टा की, उसके ऊपर है। आप ग्रुप में व्हाट्सएप में थे, आप उससे पता कर लीजिए, मैग्ना कार्टा टॉपिक है जी। तो बेसिकली इसके जो चार्टर के दो चार प्रोमिनेंट बातें जो थी, उसके बाद आगे इसको एग्जैजुरेट करते रहे, इसमें और चीजें जो है इसमें रूल्स और आर्टिकल इसमें ऐड होते रहे। शुरू में इसमें देखिए बाद दो तीन चीजें थी, एक तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा था ये, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी ऑफ मैन की इसमें कुछ बातें थी, आज़ादी की, लिबर्टी की। फिर ये सोवरेनिटी की बात कर रहा था, खुद मुख्तारी की बात कर रहा था। और बेसिकली जो उस वक्त शुरू का जो चार्टर था, उस वक्त ये चार्टर को जो था इसके अंदर दो चीजें थी जो मैंने आपको बताया भी, बैरन रेबल्स जो थे उनके दरमियान और किंग जॉन जो थे उस वक्त इंग्लैंड के किंग थे, उनके दरमियान एक मुआहदा था, एक एग्रीमेंट था, जिसको बाद में मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा पढ़ता हूँ, फिर आपको और चीजें जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। Magna Carta Libertatum, the Great Charter of Freedom, commonly called Magna Carta. Greater Charter is a charter of rights agreed to by King John of England at Runnymede near Windsor on 15th June 1215, first drafted by Archbishop of Canterbury to make peace between unpopular king and a group of rebel barons. It promised the protection of church rights, protection for barons from illegal imprisonment, access to the swift justice, and limitation on feudal payment to the crown, to be implemented through a council of 25 barons. Neither side stood behind their commitment, and charter were annulled by Pope Innocent III, leading to the First Baron War. अच्छा जी, अब जरा गौर से सुनिए वो क्या कह रहा है। अच्छा, वो सबसे पहले कह रहा है ये चार्टर जो मैग्ना कार्टा, जब बेसिकली चार्टर ऑफ फ्रीडम उसको कहा गया, जैसे मैंने आपको बताया, चार्टर ऑफ फ्रीडम के हवाले से एक एग्रीमेंट था बिटवीन किंग जॉर्ज और रेबल बैरन। ये कुछ रेबल जो थे, रेबल बैरन के, पहले मैं रनीमेड का बता दूं। रनीमेड और विंजर कैसे, देखिए विंजर जो है कि कैसल है, रनीमेड जो है वो एक जगह है, डिफरेंट काउंटीज होती है यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। उसके अंदर उनमें से एक काउंटी है जिस काउंटी के अंदर ये रनीमेड का इलाका आता है, उसमें ये सरे काउंटी है, SURRE सरी काउंटी, जिसके अंदर ये इलाका थी। आपको इन्फॉर्मेशन वैसे दे रहा हूँ, आपके लिए वर्ड्स ये नए हैं, ये रनीमेड क्या है और ये विंजर क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ। विंजर बेसिकली बेटा विंजर कैसल है, जहाँ पे आपके जो बादशाह थे ब्रिटेन के, यूके के, वो रहते थे। और ये विंजर कैसल जो है वो लंदन के अंदर स्थित है। बल्कि विंजर मैंने देखा भी हुआ है, विंजर कैसल जो है ये। और ये कैसल जो है ये यहाँ पे रहायशगाह थी, बड़े बड़े जो कह ले कि किंग थे और किंग के जो रिलेटिव्स थे। अभी भी विंजर का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, जो एक विंजर इसको कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो तमाम ये आपके जो उनके रिलेटिव्स जो थे, अब की बात करो, अब तो ज़ारा वहाँ पे नहीं रहते, अब बकिंगम पैलेस के अंदर जो है वो क्वीन रहती है। विंजर कैसल के अंदर अभी भी कुछ उनके जो रॉयल जो फैमिलीज हैं वो क़याम पजीर है। तो ये बात करें विंजर की, और रेडीमेड मैंने आपको बता दिया कि इलाका सरे काउंटी है, डिफरेंट काउंटीज है यूके के अंदर, उसमें से एक काउंटी जहाँ पे ये इलाका जिस जगह पे पाया जाता है, लंदन के अंदर बेसिकली, यूके के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो फर्स्ट ड्राफ्टेड बाय, इसको बनाया किसने किया, आर्च बिशप जो थे कैडबरी की, उन्होंने बेसिकली ये पीस एग्रीमेंट के तौर पे ये मुआहदा था बिटवीन किंग एंड ग्रुप ऑफ रेबल बैरन। अच्छा रेबल, ये बैरन कैसे, रेबल होता है बच्चों बागी,
ठीक है, बागी जो थे, ये जैसे आपको स्ट्राइक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम हुकूमत के खिलाफ, आप लोग बाहर निकल आते हैं, आप लोग स्ट्राइक करते हैं हुकूमत के खिलाफ, या आप देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट एहतजाज करती है, या गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहती है, गवर्नमेंट को रिड ऑफ करके उसको भगा के ख़त्म करके अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं, या अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं। बेसिकली उनको रेबल्स बोला जाता है, बागी जिनको बोलते हैं। तो वो कहता है कि बैरन जो थी बेटा, बैरन ये वॉर थी, फर्स्ट वॉर जो बैरन वॉर हुई थी वो 1215 के अंदर हुई थी, और 1217 तक ये रही बैरन वॉर। तो वो उसमें बात करें, अब ये बिटवीन एग्रीमेंट था, किंग जॉन जो अनपॉपुलर किंग था, उसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे थे किंग जॉन के खिलाफ, जो सकत ब्रिटेन का, इंग्लैंड का किंग था। और उसमें जो है उसके खिलाफ जो था ये एक जो डिसीजन था, ये एक ड्राफ्ट की शक्ल में, एक एग्रीमेंट की शक्ल में मैग्ना कार्टा जो था ये मुआहदा सामने आया। इस मुआहदे की क्या क्या शिकें थी, क्या क्या इसके अंदर शामिल था। सबसे पहले ये जो इस मुआहदे के अंदर कहा गया था कि आपकी जो प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राइट के हवाले से बात करें कि जो चर्च के जो राइट्स हैं, उसका जो चर्च के जो हकूक़ है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको ख़त्म किया जाए, उनको पूरा किया जाए, ताकि जो है वो हमें पूरे राइट्स मिल सकें। उसके बाद आगे प्रोटेक्शन ऑफ बैरन फ्रॉम इलीगल इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट होता है कैद करना। वो कहता है जो बैरन जो वॉर के जो लोग थे, उनको जो है वो इल्लीगली कैद में रखा जा रहा है, ये कैद कर रहे थे, वो उसको ख़त्म किया जाए, उनको कैद ना किया जाए। ये बेसिकली जो मुआहदा था उसके अंदर बातें कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कह रहा है जी स्विफ्ट जस्टिस की बात कर रहे हैं कि तेज़ी से इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी इंसाफ है उनको, जो भी उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई या जुल्म हुई, उसके उस हवाले से बात कर रहे हैं कि उनको जो है वो इंसाफ मिले। देखिए, मैंने अभी बताया कि वो अनपॉपुलर किंग था जिसके खिलाफ लोग बगावत कर रहे थे, चंद एक लोग थे रेबल। और अभी जो मुआहदा तय पाया गया, उसमें तय पाया गया कि जिनको कैद किया जा रहा है, इनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इनके साथ ज्यादती की जा रही है, इनकी चर्च के जो राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, तमाम वो मुतालबात जो हैं वो इनके माने जाएँ। और इस एग्रीमेंट के अंदर जो मुतालबात थे वो मैंने आपको अभी उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद एक और बात करता है जी, लिमिटेशन ऑन फ्यूडल पेमेंट्स टू द क्राउन। ये फ्यूडल पेमेंट से क्राउन फ्यूडल होती है कि आप, वैसे तो फ्यूडल होता है जागीरदाना निज़ाम। अब आप देखते हैं कि अगर आप एक टेरिटरी को यूज़ कर रहे हैं, एक जगह पे रहते हैं, तो आपको आपको कुछ रुपए टैक्स के तौर पे, जिसको वेसल बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, आपको देना पड़ता है थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मनी, अपने जो किंग होता है या बादशाह जो होता है, या जो उस टेरिटरी को ओन कर रहा होता है, उसको आप थोड़ा सा पैसा देते हैं। उसको जो है वो फ्यूडल पेमेंट की बात करेंगे तो उसमें कमी की जाए। स्पेशली हम देखते हैं कि आप कुछ गैर मुसलमानों ने भी अपने दौर में, मुगलिया दौर में या दूसरे दौर के अंदर जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर भी ये वसूल जिसको बोलते हैं वो लगाया कि आप इतना टैक्स पे करेंगे, आप इतनी जो पेमेंट करेंगे, कुछ वो अमाउंट होती थोड़ी सी। तो जो बहुत ज़्यादा गरीब तबका होता है वो इसको बियर नहीं कर सकता, इसको नहीं पे कर सकता। तो उस हवाले से यानी कि इनके जो मुतालबात थे उनमें से एक ये मुतालबात भी थे कि जो क्राउन या किंग को पेमेंट की जाती है उसमें भी कमी की जाए। तो ये एक कमिटमेंट थी, ये एक मुआहदा था जो कि तय पाया ताकि जो है वो रेबल्स के दरमियान ये ख़त्म हो लड़ाई झगड़ा, और इनमें जो है उनको रूल ऑफ लॉ आया, तमाम लोग बराबर हो, लिबर्टी हो, सोवरेनिटी हो, खुद मुख्तारी हुई, तमाम चीज़ें जो थी उसके अंदर शामिल थे। और कुछ उनके जो मुतालबात थे ये इस मुआहदे के अंदर जो शामिल थे। लेकिन वो नीचे क्या कह रहा है, ये मुआहदा तय तो पा गया, इसको ड्राफ्ट भी कर लिया गया, लेकिन इसके ऊपर जो था वो दोनों तरफ से अमल दरामद नहीं किया गया। जो अपनी कमिटमेंट थी चार्टर की जो इस मुआहदे के अंदर, उसको मनसूख कर दिया गया। और ये जब मनसूख हुआ तो ये क्या हुआ, ये वजह बनी फर्स्ट बैरन वॉर की। फर्स्ट बैरन वॉर जैसे मैंने आपको भी बताया 1215 के अंदर जो थी वो हुई थी। और ये कहता है ये जो एग्रीमेंट तय पाया था, इस एग्रीमेंट के जब अगेंस्ट या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, इसको मनसूख कर दिया गया, तो जो है वॉर, फर्स्ट बैरन वॉर जो थी वो स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, ये फर्स्ट आपके पैराग्राफ में बच्चों बात कर रहा था। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। ये डिटेल इतना पढ़ाने का मकसद आपको ये कि आपको एक बैकग्राउंड समझ आ गया, मैग्ना कार्टा है क्या, मैग्ना कार्टा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, स्टार्टिंग क्या है, इसकी क्या चीज़ थी। जी,
आफ्टर जॉन्स डेथ, मैं आगे सेकंड पैराग्राफ इसका पढ़ रहा हूँ मैग्ना कार्टा का बेटा। After John's death, the Regency government of his young son Henry III reissued the documents in 1216, stripped of some of its moral radical content, is an unsuccessful bid to build political supports of their causes. At the end of the war in 1217, it formed a part of peace treaty agreed at Lambeth, where the documents require the name Magna Carta to distinguish it from the smaller Charter of the Forest, which was issued at the same time. Short of funds, Henry reissued the charter again in 1225 in exchange or a grant of new taxes. His son Edward I repeated the exercise in 1297, this time confirming is a part of England statute law. The charter became part of English political life and was typically renewed of by each monarch in turn, although as time went by and fledgling parliament of England passed new laws, it most of अच्छा जी बच्चों क्या कह रहे हैं। अब इस जो सेकंड पैराग्राफ में है वो इस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात कर रहा है, कह रहा है कि जब जॉन्स की जो डेथ हुई, अ, जब वो मर गया, जो जॉन मैंने बताया भी जिसके खिलाफ जो थी वो सारी ये बगावत हुई थी, जो रेबल्स ने अपने मुतालबात सामने रखे थे, किंग जॉन जो था। उसके बाद कहते हैं जो उसका बेटा था, उसने ये शहाना जो ज़िंदगी थी, नहायत शाही जो लाइफ थी, उसको जो है वो स्टार्ट किया। उसका आगे सन हेनरी थ्री, उसके बाद उसने एक डॉक्यूमेंट्स को जो है वो री इशू किया। और उसने कहा ये जो चार्टर था, ये जो डॉक्यूमेंट था, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको उसने स्ट्राइप किया। और कुछ रेडिकल कंटेंट होता है आपका कि आप कुछ अरे एक मिनट इसको मैं पीछे से आपको बता दूं पढ़ के। अ, अच्छा जी। वो कहता है कुछ इसका जो बुनियादी मवाद था ना, उसके अंदर उसने कुछ उसको जो है वो उसको चेंज करने की कोशिश की। और उसके बाद वो देखते कि 1217 के बाद कहता है जो डॉक्यूमेंट्स ये जो वॉर ख़त्म हुई तो इस डॉक्यूमेंट को जो है लैम्बथ लैम्बथ एक बेटा इलाका है, जगह है। ये भी इंग्लैंड के अंदर है, बेसिकली साउथर्न लंदन के अंदर ये इलाका है लैम्बथ का। जहाँ पे कहते हैं कि एग्रीमेंट तय हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो इस जो मुआहदा था इसको मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया, ठीक है। और इसमें क्या बात कह रहा है जी, इंपॉर्टेंट बात इसमें है जी, वो कह रहा है जो हेनरी जो उसका बेटा था, उसने कहता है इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से री इशू किया और 1225 के अंदर इस चार्टर को, और इसके ऊपर कुछ एक्सचेंज ऑफ न्यू टैक्सेस इम्पोज किए। और उसका आगे जो सन था एडवर्ड वन, उसने भी 1297 में यही किया। और लेकिन ये जो चार्टर था, ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट को उन्होंने जो है बेसिकली जो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो लॉ था, उसके अंदर भी जो है इसको शामिल किया गया। इसका जो चार्टर की कुछ चीज़ें थी उसको भी जो है अंदर शामिल किया गया। और वो कहता है कि जो भी नई मुनारकी आती थी, मुनारकी होती मतलब बादशाहत को कहते हैं, ठीक है। जो भी नया मुनारक आता था, बादशाह सिस्टम थी, तो जो भी बादशाह आता था तो वो जो ये चार्टर था, इसकी जो चीज़ें थी उसके अंदर वो ऐड करता जाता, जो उसके रेडिकल कंटेंट था। और वो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इंग्लैंड ने इस पे न्यू लॉज पास किए और प्रैक्टिकली इसको जो है वो इसकी जो सिग्निफिकेंस थी, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा आगे ये थर्ड पैराग्राफ जो है, at the end of the 16th century, there was an upsurge in interest in Magna Carta. Lawyers and historians at the time believed that there was an ancient English constitution going back to the days of Anglo Saxons that protected individual English freedom. They argued that the dominant invasion of
1066 had overthrown these rights, and the Magna Carta have been a popular attempt to restore them, making the Charter as an essential foundation of contemporary power of Parliament and legal principle as habeas corpus. अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है जी बच्चों? वो कह रहा है कि 16th सेंचुरी के एंड पे आप देखते हैं एक अपसर्ज, एक बगावत, एक एहतजाज सामने आता है इन द इंटरेस्ट ऑफ मैग्ना कार्टा में। कहते हैं इसमें लॉयर और हिस्टोरियन इस चीज़ को कहता है वो रियलाइज़ कराते हैं कि इसमें बेसिकली जो बात की गई है वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में वो बैक एंग्लो सेक्शन की बात है। एंग्लो सेक्शन बेटा क्या है? एंग्लो सेक्शन है जी ये बेसिकली ये कल्चरल ग्रुप था। एंग्लो सेक्शन कल्चरल ग्रुप है और ये इनहेबिटेड इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के अंदर था, कल्चरल ग्रुप था। और ये 15th सेंचुरी के अंदर जो था ये वहाँ पे मौजूद है। 5th सेंचुरी की बात करो, 15 नहीं सॉरी 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी के अंदर ये ग्रुप था एंग्लो सेक्शन। इसके अंदर वेस्ट के जो लोग थे, गोरे बेसिकली, वो शामिल थे, वेस्टर्न। और ये एक कल्चरल ग्रुप था और जो कि इंग्लैंड के अंदर उस वक़्त वहाँ पे क़याम पज़ीर था या वहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी थी। और बेसिकली ये जो इसकी जो सेंचुरी थी वो 5th सेंचुरी के अंदर ये पॉपुलर था उधर एंग्लो सैक्सन। आपने ये मेरे ख्याल में वर्ड नहीं सुने होंगे, तो इसलिए मैं कहता इसको साथ-साथ लिखते रहिए। क्या है एंग्लो सैक्सन, क्या है ये, कब आया, क्या है ये, आपको इन्फॉर्मेशन जो है इस पैराग्राफ में नहीं दी हुई, मैं आपको अपने पास से बता रहा हूँ। तो इनको साथ-साथ जो है नोट डाउन करते रहिए। अच्छा जी, अब जो थी वो एक बगावत कह लें, एक 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 आप कह लें कि एहतजाज जो था वो सामने आया कि बेसिकली ये इंडिविजुअल जो फ्रीडम, इंग्लिश मैन की इंडिविजुअल फ्रीडम के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए था। तो इसके अंदर इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए और इसमें जो है वो कुछ फ्रीडम के हवाले से जो आज के मौजूदा दौर के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंदर भी इसको ऐड किया जाए। इसकी जो एसेंशियल जो चार्टर है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। बेसिकली हुआ क्या था, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। बेटा ये जो वॉर थी, नॉर्मन इन्वेजन हुई थी 1066 के अंदर। अब इसके अंदर क्या था कि ये वॉर तो स्टार्ट हुई, लेकिन इस वॉर का जो एंड था, ये आपका ये जो बैटल थी, नॉर्मन इन्वेजन बेसिकली बैटल थी, ये 1575 के अंदर 1066 से लेके 1075 तक, बिल्कुल 1066 में ये स्टार्ट हुई थी। ये आपके थर्ड फोर्थ लाइन के ऊपर लिखा नॉर्मन इन्वेजन, ये ऑफ 1066। ये बेसिकली बैटल थी जो 1066 के अंदर स्टार्ट हुई और 1075 के अंदर ये खत्म हुई थी, तकरीबन 9 साल बाद। और ये जब वॉर खत्म, इसमें ये हुआ कि जब नॉर्मन इन्वेजन हुई, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी मैग्ना कार्टा के अंदर जो कि उन्होंने जिसको जो उसके राइट्स थे उसको ओवरथ्रो कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। जो भी इसकी कुछ शिकें ऐसी थी जिसके अंदर, जैसे मैंने बताया कि अभी लिबर्टी की बात करता है ये, और ये बात करता था कि जो कि पॉपुलर जो फ्यूडल पेमेंट थी उसके वाले से बात कर रहा था, और उसके बाद ये बात कर रहा था पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा था मैग्ना कार्टा। तो जब वो ये नॉर्मन इन्वेजन हुई 1066 के अंदर, तो इन्होंने जो राइट्स थे जो मैग्ना कार्टा के अंदर शामिल थे उनको जो है वो ओवरथ्रो कर दिया, खत्म कर दिया, मनसूख कर दी कुछ चीजें। तो दोबारा से उन चीजों को रिस्टोर करने के लिए जो जो चार्टर जो नॉर्मन इन्वेजन के टेन्योर के अंदर वो 9 साल के अंदर जो जंग के दौरान जो वो खत्म किए गए थे, चार्टर के जो एग्रीमेंट्स थे, जो आर्टिकल्स थे, उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए एक मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की गई कि दोबारा से उनको जो है रिस्टोर किया जाए, उन आर्टिकल्स को, उन क्लॉजेस को इसके अंदर शामिल किया जाए, ताकि जो है वो दोबारा से जो आपकी कंटेम्प्रेरी पावर जो आज मौजूदा दौर के अंदर, इनको जो है दोबारा से पार्लियामेंट का जो है वो हिस्सा बनाया जाए और ये लीगली तौर पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए या इसको एग्जीक्यूट किया जाए। अच्छा जी, आगे वो क्या है ना जी, ऑल दो द historian accounts was badly flawed, jurists such as Sir Edward Coke used Magna Carta extensively in early 17th century, arguing against the divine rights of king propounded by the Stuart monarch. Both James I and his son Charles I attempted to suppress the discussion of Magna Carta until the issue was curtailed by the English Civil War of 1640 and the execution of Charles। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, कहते हैं ये जो किंग के जो राइट्स की, जैसे मैंने हवाले से बात की थी, जो किंग के पास जो बरात थी, जैसे कहते हैं किंग को मुस्तस्ना हासिल है कि वो जो चाहे फैसला कर सकता है,
जो चाहे वो उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन करवा सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो कहते हैं ये जो राइट थी, जो किंग को राइट दिए, ये किसने राइट दिए, क्यों राइट दिए? तो इन राइट्स को कम करने के लिए, इन राइट्स को खत्म करने के लिए, या जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट्स थे जो किंग के पास होते हैं, उसको कम करने के लिए तहरीक चलाई गई जो मैग्ना कार्टा कहता था। और इसमें वो कहता है कि जो चार्ल्स वन जो था, जेम्स वन एंड हिज सन चार्ल्स वन जो था, उसने कोशिश ये की कि इसकी ये जो तहरीक चलाई जा रही है अगेंस्ट के किंग के पास इतने राइट्स होने चाहिए, इसको जो है उसने दबाने की कोशिश की, ताकि जो है वो ये अगर राइट्स उनसे छीने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो इख्तियारात है वो किंग के कम हो जाएंगे। तो उन्होंने इस तहरीक को जो चलाई गई मैग्ना कार्टा की कि किंग के पास राइट कम होने चाहिए, उस तहरीक को दबाने की कोशिश की गई। और यहाँ तक हुआ कि ये जो मसला था ये इतना ज़्यादा फैल गया कि जो कि उसका बेटा था उसको जो है वो एग्जीक्यूट भी किया गया, चार्ल्स को। और ये वजह बनी आपकी सिविल वॉर की, इंग्लिश सिविल वॉर जो 1640 के अंदर शुरू हुई। और ये कहता वजह बन गई इस प्रॉब्लम की। ज़ाहिर है उन्होंने कोशिश की इस इशू को दबाने की, और ये जो इशू था ये आगे इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया, और सिविल वॉर जो 1640 के अंदर जो थी इसकी रीजन बनी। अच्छा, the political myth of Magna Carta and its protection of ancient personal liberty persisted after the Glorious Revolution 1688 until when in 19th century it influenced the early American colonies, colonialists in the 13th colonies, and the formation of American Constitution in 1787, which became the supreme law of the land in the new Republic of United States. जी, ये कहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 के अंदर जब आया, कहता है उसके अंदर आप देखते हैं 19th सेंचुरी में, कहता है ये अमेरिकन जो कॉलोनीज थी उसके अंदर भी कहता है बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया। और इवन कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर भी इसके बहुत सारी जो आर्टिकल्स क्लॉज थे उसको शामिल किया गया। और ये सुप्रीम लॉ जो है वो बेसिकली रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट का इसको माना गया, इसको इसको एक्सेप्ट किया गया, और ये लैंड का भी सुप्रीम लॉ इसको कंसीडर किया गया। or by Victorian historians showed that the original 1215 charter has concerned the medieval relationship between the monarch and the barons rather than the rights of ordinary people. But the charter remained a powerful, iconic document even after most of its content was repealed from the state books of 1990। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं जी, स्टैचू बुक्स 19th सेंचुरी। अच्छा, अब वो इसमें बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि भले कुछ हिस्टोरियन जो है वो इस बात के ऊपर वो कहते हैं कि उनकी थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो 1215 का जो चार्टर था बेसिकली वो जो मोनार्क जो किंग था उसके दरमियान और जो रेबल्स थे उनके दरमियान एक मुआहदा था, उसके उस हवाले से जो था इसमें जो इंडिविजुअल के राइट्स कि जो है वो ज़्यादा जो है वो ऑर्डिनरी पीपल जो हैं, आम लोग जो हैं, या स्पेशल जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके हवाले से इसमें बात की जा रही थी, इसमें आम लोगों के हवाले से बात नहीं थी। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है बड़ा आइकॉनिक और डॉक्यूमेंट है, और इसको कह लें कि आप ये मोस्ट पावरफुल डॉक्यूमेंट्स या चार्टर रहा बहुत ज़्यादा देर। और आज के दौर के अंदर भी देखिए 20th सेंचुरी के अंदर भी आप देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको जो है वो बहुत सारा इसका जो कंटेंट था, बेशक उसको रिपील्ड किया गया, रिपील्ड होता है मनसूख करना, बेशक वो कहता है उसको मनसूख किया गया बहुत सारा इसका जो कंटेंट था, लेकिन उसके बावजूद ये जो चार्टर है ये मोस्ट पॉपुलर चार्टर रहा और बड़ा इंपॉर्टेंट चार्टर है स्टिल 20th सेंचुरी के अंदर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ये बड़ा डोमिनेंट चार्टर रहा है। Magna Carta still form an important symbol of liberty today, cited by the politician and company, and it held in great respect by British and American legal communities. Lord Dining describing the greatest constitution document of all time। जी, वो कहते हैं स्टिल मैग्ना कार्टा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है लिबर्टी टुडे, लिबर्टी के हवाले से, आज़ादी के हवाले से कहता है आज भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इसको सिंबल के तौर पे कंसीडर किया जाता है, इसको माना जाता है इस डॉक्यूमेंट को, इस चार्टर को। और कहता है ये बड़ा फेमस और बड़ा इसकी रिस्पेक्ट है ब्रिटिश के अंदर और अमेरिकन लीगल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर बड़ा इसको अदब एहतराम से इस डॉक्यूमेंट को देखा जाता है। और इस डॉक्यूमेंट को हिस्ट्री का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है ऑल टाइम इन द हिस्ट्री, ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट और हम कह लें कि पॉपुलर
कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इसको ऑल टाइम कंसीडर किया जाता है। तो अच्छा बच्चों, ये जो था ये तो एक हिस्टोरिकल इसका एक बैकग्राउंड था, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर था, ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बातें लिखी हुई है, लेकिन आपके इधर दिमाग में इसका एक ओवरव्यू ज़रूर बैठ गया होगा ये क्या था। आगे इसको जो है इस टॉपिक को साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसको हम लोग कल देखेंगे इंशाल्लाह। आज यहीं पे ब्रेक लगाएंगे, टाइम भी 5-6 मिनट रहेंगे और आपकी अटेंडेंस भी लगानी है, और होपफुली आपको उसमें कुछ ना कुछ इसमें आपके पल्ले में पड़ा होगा। मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया इस जो आपका टॉपिक है, जो इसमें बातें थी उसके अंदर कुछ मैंने अपनी चीज़ें भी ऐड करके आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको आसानी से समझ आए। और अगर आपको जो है वो समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते, कोई मसला नहीं। जी, अटेंडेंस में आपकी बोलता हूँ, तो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इस टॉपिक के हवाले से। और बेटा उमर, आपको समझ नहीं आ रही, आपको क्यों लेट समझ आ रही है बेटा? बुक कोई नहीं है, अभी बुक आई कोई मार्केट में नहीं है बेटा। मैंने आपको नोट सेंड किए हैं, उस नोट से पढ़ा रहा हूँ। जो एक 1.5-2 पेजेस थे वो सेंड किए, कुछ 4-5 पेजेस और थे, उससे बेटा पढ़ा रहा हूँ। इसका हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है। आप किताब अभी कोई हमारे पास नहीं है, डिफरेंट जगह से मैं नोट इकट्ठे करके आपको टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ बेटा। जब बुक होगी मैं आपको बता दूंगा बेटा। कोर्स आउटलाइन भी मैं दे चुका हूँ, अपने जाके फेलो से पूछे, उनके पास होगी। मेरे पास अभी कोर्स आउटलाइन नहीं है। जब आप फिजिकली आओगे तो आप मुझसे ले लीजिएगा। यहाँ मैं आपको कैसे दे दूँ? आपके जो फेलोज हैं उनको दे दी हुई है, आप उनसे ले लें। ठीक है, आप बुक जो है उमर को फाइंड करें। अगर आपको कोई बुक मिलती है तो आप जो है मुझे भी बताइएगा, ठीक है? कोर्स आउटलाइन आपकी स्टूडेंट्स के पास, आपके है, आपके फेलोज के पास, उनसे ले लीजिए। और अगर आपको कोई बुक अच्छी मिलती तो आप मुझे बताएं, मैं भी देखता हूँ। शायद आपको मिल जाए, मुझे नहीं मिली अभी तक। नहीं, बड़े सगीर की डिवीजन के अंदर देखिए एक चार्टर था, लेकिन बड़े सगीर की डिवीजन के अंदर को बहुत ज़्यादा इसका कोई आप ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा रोल था। लेकिन लिबर्टी और सॉवरेनिटी की बात करते हैं वो तो बिल्कुल इसका आप इसी एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए हम भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो बात कर रहे थे सॉवरेनिटी की, खुद मुख्तारी की। तो ये चार्टर भी सॉवरेनिटी की बात करता है, खुद मुख्तारी की बात करता है। लेकिन ये चार्टर में आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है इसके जो रेडिकल कंटेंट था उसके अंदर चीज़ें शामिल होती गई, जिसकी वजह से जो है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। ये उमर को प्लीज़ बच्चों, कोर्स आउटलाइन को है जिसके पास तो सेंड कर दीजिए उमर दराज को, ठीक है? उसको कोर्स आउटलाइन सेंड कर दें ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वो कह रहे हैं कि मैं सर खुद किताब को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर उसको कोई मिल जाए किताब तो अच्छी बात है, हमें भी जो है वो हमसे भी शेयर करें ताकि हम टॉपिक जो है उससे कर लें। आप दे दें इसको कोर्स आउटलाइन, किसी के पास है तो उमर दराज को, ताकि वो कोई बुक ढूंढे। ठीक है उमर, आप जल्दी जल्दी ढूंढ के आजकल के अंदर इसको फाइंड करो किताब को, कोर्स आउटलाइन के मुताबिक अगर आपको कुछ मिलती है तो फिर हमसे भी शेयर करो, ठीक है? मैं आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। आप मुझे मैसेज में लिखते जाएं जल्दी जल्दी। फैजान गुराया मैसेज में लिखते जाए प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान अशरफ, सर को सेंड कर दे रहा भाई तस्वीर। फैजान गैलेक्सी, आपका रोल नंबर क्या है? जी आउटलाइन ग्रुप में सेंड कर दिया, उमर दराज देख लियो उस्मान अशरफ ने। ठीक है, फैजान अशरफ रोल नंबर 17 आपका। ओके।
जी, स्नैन बट, उमर दराज, मोहम्मद अशरफ, उस्मान अशरफ, मोहम्मद हैदर आफ्ताब, फैजान अरशद, तलहा मुदस्सर, मुआइजा अरशद। ठीक है। फैजान सेंड कर देना आप सर को तस्वीर, जो है वो स्क्रीनशॉट लेके अभी सर को सेंड कर दे, ठीक है। मैं क्विट कर रहा हूँ क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह क्लास को ज्वाइन करते हैं। क्लास को जो है वो आपने अभी सर को सेंड कर दे, ग्रुप का फोटो लेके मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। जी फैजान ले लिया स्क्रीनशॉट? फैजान गुराया। ओके ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।